हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 7 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 के लास्ट वाले टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारा कहता है कोऑर्डिनेशन, जिसको हिंदी में हम लोग समन्वय के नाम से जानते हैं। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन है क्या। देखिए लिखता है क्या, कोऑर्डिनेशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस भी कहा गया है, यानी कि मैनेजमेंट का सार भी कहा गया है। आप इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ दे। ठीक, अब बेसिकली कहता है क्या है कि आखिरकार ये कोऑर्डिनेशन है क्या। तो कोऑर्डिनेशन के मतलब को भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखिए कहता क्या है कि आपको पता होगा कि जब कभी भी अगर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी ना किसी, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ना कोई तो गोल होगा। उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर उस गोल को अचीव करना है तो उसके लिए उसको मैनेजमेंट भी करना होगा और साथ साथ ये भी यहाँ पर आपको पता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, वैसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन मैनेजमेंट क्या हमको बताया था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो भी काम है, उनके काम को एक ही दिशा में लेके जाना, एक ही डायरेक्शन में लेके जाना है, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो टारगेट किया हुआ जो प्लानिंग है, वो अचीव हो सके। बेसिकली यहाँ पर यही कहा गया है। मैनेजमेंट में हम लोगों ने अभी तक यही सीखा था कि जितना भी यानी जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिपार्टमेंट है, वो लोग जो भी काम कर रहे हैं, उनके काम को एक ही दिशा में लेके जाना है, एक ही डायरेक्शन में लेके जाना है, जिससे उन डिपार्टमेंट्स का भी काम कंप्लीट हो सके और साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल होगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को वो गोल जो है वो अचीव भी किया जा सके। और वही यहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी कहता है कि इसका मतलब भी यही हो गया कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें एक मैनेजर जो होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम को सिंक्रोनाइज करता है, यानी कि सिंक करता है। यानी जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं उनके काम के बीच तालमेल बिठाता है, जिससे उसके काम को जो है वो एक ही दिशा मिले, एक ही डायरेक्शन मिले और साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल होगा वो उस गोल को वो लोग अचीव कर सके। बेसिकली कोऑर्डिनेशन है क्या, कोऑर्डिनेशन किया किसके द्वारा जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन किया जाता है एक मैनेजर के द्वारा। देखिए यहाँ पर लिखता है कोऑर्डिनेशन जो है वो किया जाता है किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा। ये है क्या, तो ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो भी एक्टिविटीज हैं उनको सिंक्रोनाइज किया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच के जो भी काम होते हैं उनके कामों के बीच, यानी उन लोगों को या उनके कामों के बीच के जो है वो तालमेल बिठाया जाता है, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो आसानी से अचीव किया जा सके। जो टारगेट सेट किया गया है उस टारगेट को वो आसानी से अचीव कर सके। देखिए आपका डेफिनेशन क्या कहता है कोऑर्डिनेशन का, कहता है क्या, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस। मैंने अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि किसके द्वारा किया जाता है, मैनेजर के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है भाई,
तो सिंक्रोनाइज किया जाता है। सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और उन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग काम भी होते हैं। लेकिन एक मैनेजर क्या करता है कि उन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के जो भी काम होते हैं उनके कामों के बीच तालमेल बिठाता है, उनको सिंक्रोनाइज करता है, एक साथ इकट्ठा करता है और इस डायरेक्शन में लेके जाता है जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है अचीव किया जा सके और इफिशिएंटली तरीके से अचीव किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि हमारे पास 10-15 फूल है। अगर हमको उसको माला बनाना होगा तो उसके लिए हमको धागा चाहिए होगा। जब तक धागे में हम उसको पिरोएंगे नहीं तब तक वो कभी भी माला बन कर तैयार नहीं होगा। अगर वो धागे में नहीं डाला जाएगा तो वो फूल जो है वो अलग अलग जगह पे बिखरे हुए रहेंगे, जिससे माला कभी भी बन कर तैयार नहीं होगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमारे पास गाड़ी है यानी 4 व्हीलर है, उसके 4 अलग अलग पहिए होते हैं, ये आपको पता है। अब चारों पहिए में से किसी एक पहिया का जो यानी कि उसका जो बैलेंसिंग है वो गड़बड़ाया हुआ है, तो गाड़ी जो है या तो वो लेफ्ट की ओर जाएगा या तो वो राइट की ओर जाएगा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। सीधा ले जाना पड़ेगा हमको जबरदस्ती। तो जबरदस्ती वाला काम नहीं करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, चारों व्हील को अच्छे तरीके से बैलेंसिंग करवाना होगा। चारों व्हील के जो चाल होंगे उनको हमको सिंक्रोनाइज करवाना होगा, उनमें तालमेल बिठाना होगा ताकि आसानी से वो गाड़ी जो है वो आगे बढ़ सके। और यही हमारा कोऑर्डिनेशन भी कहता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें एक मैनेजर जो होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक्टिविटीज के बीच के कामों को सिंक्रोनाइज करता है, उनके बीच के कामों को तालमेल यानी उनके बीच के कामों में तालमेल बिठाता है, जिससे उनके डिपार्टमेंट्स यानी अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स है उनके काम भी होते रहें और साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो भी कंप्लीट हो जाए, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव किया जा सके। और किस तरीके से, इफिशिएंटली तरीके से। तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। बेसिकली एक अच्छे तरीके से तालमेल को बिठाना ही जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक, अब कहता क्या है कि आखिरकार इस कोऑर्डिनेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप याद रखिएगा हमेशा, चाहे आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या नेचर पूछे या फंक्शन पूछे, आपको इन्हीं 5-6 को लिखना है, इसके अलावा और 7वां 8वां कोई नहीं लिखना है। ठीक, आइए पढ़ते हैं पहले वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हमारा कहता है इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स। अब यहाँ पर क्या कहता है कि मैंने अभी आपको बताया और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग लोग काम करते हैं जिनके नीड्स, जिनकी डिजायर्स अलग अलग होती है। कोई काम करता है, कोई मेहनत करता है अच्छा सैलरी पाने के लिए, कोई मेहनत करता है प्रमोशन पाने के लिए। तो सबके काम जो है यानी सबके नीड्स, सबकी जरूरत, सबके सपने जो है वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन काम तो सब कोई कर रहा है। तो वही यहाँ पर कोऑर्डिनेशन क्या कहता है कि जो भी लोग हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं उन लोगों के काम को एक ही दिशा में लेके जाना है, उन लोगों के कामों के बीच में एक अच्छा तालमेल बिठाना है जिससे लोग अपना अपना काम भी कर ले और लोगों का जो काम हो वो एक ही दिशा में जा सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान, जो टारगेट है वो कंप्लीट किए जा सके। और यही हमारा कहता है इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि ग्रुप के एफर्ट्स को एक ही जगह पर जोड़ कर रखना, एक ही दिशा में लेकर कर जाना, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी टारगेट्स को प्लान किया होगा उन लोगों के द्वारा, उस टीम के द्वारा या उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूदा लोगों के द्वारा जो परफॉर्मेंस किया जाएगा, जो एफर्ट्स दिखाया जाएगा, जिससे उनके प्लान किए गए टारगेट्स जो है वो कंप्लीट हो सकेंगे, उनके प्लान किए गए टारगेट्स जो है उनको अचीव किया जा सकेगा। यही था हमारा पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। आपने ये तो पढ़ा होगा बचपन में, यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, यानी एकता में ही बल है। अगर हम चीजों को, कामों को एक साथ एकजुट होकर करेंगे तो वो काम आसान भी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी एक गाड़ी को धक्का देना, यानी कि हम लोग 5 दोस्त हैं, वो घूमने गए और वो गाड़ी बीच में बंद हो गया,
तो सब कोई उतर गया और कहा कि अब जिसका गाड़ी है वही धक्का देगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? वो अकेला इंसान, वो अकेला बंदा जो है वो धक्का दे दे गाड़ी को? पॉसिबल ही नहीं है। चलिए मान भी लेते हैं वो धक्का दे भी दिया, लेकिन जिस एफर्ट से धक्का लगना चाहिए था उस एफर्ट से तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही पांचों दोस्त मिलकर कर उस गाड़ी को धक्का लगाएंगे तो गाड़ी आसानी से आगे बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि उस गोल को अचीव किया जा सकेगा। तो वही यहाँ पर कहता है कि देखिए लिखता क्या है, द मेन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू इंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट वर्क टुवर्ड अ कॉमन गोल। और ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है। कोऑर्डिनेशन जो है वो डिपार्टमेंट्स के बीच के अलग अलग जो भी कामों को एक साथ रखता है, एक साथ उनके बीच के कामों को तालमेल बिठाता है, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। तीसरा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जिस तरीके से मैनेजमेंट हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन भी हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक, देखिए लिखता क्या है, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम टास्क, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एक बार करने वाला काम नहीं है। जिस तरीके से हम लोग हमारे मैनेजमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन में जब कभी भी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, तो जहां पर मैनेजमेंट हो रहा था वहीं पर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन भी होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब आप कहोगे कि कैसे मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन एक साथ होगा? तो आप खुद सोच लो, मैनेजमेंट ने हमको क्या सिखाया था? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट ने हमको बताया था कि चीजों को, किसी भी काम को अच्छे तरीके से करना, सही समय पे करना, कम लागत पे करना, रिसोर्सेज को कम बर्बाद करके करना, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल जो है वो अचीव किया जा सके। और ये जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो कोऑर्डिनेशन भी तो यही हमको सिखा रहा है। बस कोऑर्डिनेशन में हमको एक चीज एक्स्ट्रा क्या देखने को मिल गया कि जो भी अलग अलग लोग काम कर रहे हैं या जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रही है, उनके कामों के बीच में तालमेल बिठाना है। और कोऑर्डिनेशन का यही काम होता है। और ये तालमेल बिठाता कौन है? तो एक अच्छा मैनेजर बिठाता है। ठीक, तो वही यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस की, जहां पर मैंने आपको बताया कि ये कोऑर्डिनेशन जो है वो एक बार करने वाला काम नहीं है। हर एक बार जो है इस कोऑर्डिनेशन को किया जाएगा। जब जब हमारे पास नए नए गोल्स आएंगे तब तब हम लोग जो है इस कोऑर्डिनेशन को करेंगे। देखिए क्या लिखता है, इट बिगन्स एट प्लानिंग, यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्लानिंग से होती है। मैनेजमेंट की भी शुरुआत कहाँ से हो रही थी? प्लानिंग से हो रही थी। एंड कॉन्टिन्यूअस अंटिल द कंट्रोलिंग स्टेज, और कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी? कंट्रोलिंग स्टेज तक चलेगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहता है कि जिस तरीके से मैनेजमेंट हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन भी जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। फोर्थ वन हमारा कहता है ऑल परवेसिव फंक्शन। अब यहाँ पर क्या कहता है कि कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? मैंने अभी आपको बताया, मैनेजर करेगा। तो क्या केवल किसी एक ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो मैनेजर होंगे वो ही करेंगे कोऑर्डिनेशन? नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पाए जाते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, जैसे टॉप लेवल हो गए, मिडिल लेवल हो गया और लोअर लेवल मैनेजमेंट हो गए। तो जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पाए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो सारे के सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जो है इस कोऑर्डिनेशन को किया जाएगा। वही देखिए यहाँ पर लिखता है, कहता है क्या, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता, जरूरत ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होती है। हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन बस केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करेगा। कोऑर्डिनेशन जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट भी करेगा, साथ साथ मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी करेगा और साथ साथ लो लेवल मैनेजमेंट भी करेगा। और हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस भी करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो या फिर नॉन बिजनेस हो। ठीक, नेक्स्ट वन हमारे पास कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एवरी मैनेजर्स फ्रॉम द सीईओ टू द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर मस्ट इंश्योर कोऑर्डिनेशन विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर्स।
अब यहाँ पर लिखता क्या है कि जितने भी मैनेजर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो भी मैनेजर हैं, सभी की इस कोऑर्डिनेशन को करने की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो जब हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन करेंगे तो उनकी जिम्मेदारी भी जो होगी वो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट की होगी। देखिए लिखता है एवरी मैनेजर्स, यानी जितने भी मैनेजर्स होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हो या फिर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हो या फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हो। देखिए लिखता है एवरी मैनेजर्स फ्रॉम द सीईओ, यानी कि सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टू द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर, जो कि सुपरवाइजर जो कि लो लेवल मैनेजमेंट पे आ गए, ठीक, मस्ट इंश्योर कोऑर्डिनेशन, सब के सब जो है वो कोऑर्डिनेशन करेंगे और अपने अपने रिस्पेक्टिव स्पेयर्स पे करेंगे, यानी अपने अपने रिस्पेक्टिव तरीके से करेंगे, जिससे जो तालमेल होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच उनको बैठाया जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, लास्ट वन हमारे पास कहता है डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम तालमेल बिठाएंगे, यानी कि जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कामों के बीच जब हम तालमेल बिठाएंगे, तो ये जो तालमेल जो बिठेगा वो बाई चांस नहीं बिठेगा, यानी कि अचानक से अपने आप नहीं हो जाएगा। कहते हैं ना कभी कभी कुछ चीजें जो है वो अचानक से हो जाती है, बाई चांस, बाई किस्मत, बाई लक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है वो साफ साफ कहता है कि जो भी चीजें होंगी वो बाई चांस नहीं होंगी, बाई लक नहीं होंगी, उनको किया जाएगा। और करेगा कौन? मैनेजर करेगा, और कंटिन्यूअस प्रयास के साथ करेगा, यानी कि हमेशा लगातार वो करता रहेगा, अपने स्किल्स को, अपने चीजों को, अपने क्रिएटिविटी को बिठा कर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच जो है वो तालमेल बिठाएगा, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो आसानी से अचीव किया जा सके। वही देखिए यहाँ पर लिखता है कॉन्टिन्यूअस इज नेवर एस्टैब्लिश्ड बाय अ चांस, यानी कि कोऑर्डिनेशन को जो है वो बाय चांस एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, यानी अपने आप नहीं हो सकता है। अ मैनेजर हैज टू मेक कॉन्सिक्वस एफर्ट्स टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट पीपल, यानी यहाँ पर कहता है क्या है कि एक मैनेजर को हमेशा प्रयास करते रहना होगा, हमेशा जो है वो चीजों को प्रयास, यानी कि हमेशा उनको एफर्ट्स डालना होगा, जिससे अलग अलग लोगों के बीच के जो भी एफर्ट्स हैं उनमें जो है तालमेल बिठाया जा सके, यानी अलग अलग लोगों के बीच के जो भी काम हो रहे हैं या अलग अलग लोगों के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उनके कामों के बीच जो है वो तालमेल बिठाया जा सके। और ये जो है वो एक प्रयास है और वो हमेशा ही किया जाएगा, कभी भी बाई चांस नहीं होगा। ठीक, तो यही था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आई होप सो कि आपको कोऑर्डिनेशन का मतलब और साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन भी कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जिसमें जो छोटे मोटे 1-2 और टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 1 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, आज का ये वाला पॉइंट, टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।